सॉलिड स्टेट के पार्ट 3 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के ठोसों के बारे में अध्ययन किए थे, उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किए थे। इसमें आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, उनके उदाहरण, उनके भौतिक गुण, इन सब के बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। इसको हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक एक पार्ट के बारे में पहले क्रिस्टल जालक पढ़ते हैं, फिर यूनिट सेल पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। देखिए, क्रिस्टल जालक, इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण उनके अवयवी कणों का नियमित एवं पुनरावृत्त प्रतिरूप है। क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को यदि आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जिसके प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया हो, तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक, इसको देखिए हिंदी में जो शुद्ध नाम, देहाती नाम है, उसको जैसे डरा कहा जाता है। डरा आप लोग सुने होंगे ना कि नमक, जो पहले खड़ा नमक आता था, तो वह एक डरा नमक दे दीजिए। तो डरा का मतलब होता है यही क्रिस्टल जालक। डरा का मतलब ये है क्या? क्रिस्टल जालक। मतलब जो उसका एक छोटा से छोटा पार्ट होगा, छोटा से छोटा जो पार्ट होगा, जिसमें सोडियम और क्लोरीन एक व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होंगे, उसी नियमित जो उनकी व्यवस्था है, इसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए, मतलब उसी को बढ़ाते 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 बड़ा कर दिया जाए, तो एक जो छोटा सा रूप है वो उसका तमाम अणुओं को मिला करके एक बड़ा रूप बनाएगा। और इसी को अगर हम एक त्रिविमीय व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित कर दें, मतलब एक आरेख हमको बनाना पड़ेगा, तो उस आरेख को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य लक्षण उनके अवयवी कणों का नियमित एवं पुनरावृत्त प्रतिरूप है। क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को यदि आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जिससे प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया हो, तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ये क्रिस्टल जालक जो है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक है द्विविमीय जालक और एक है त्रिविमीय जालक। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, द्विविमीय जालक और ये त्रिविमीय जालक क्या हैं। तो पहले हम 2 डायमेंशनल लैटिस की बात करते हैं। नंबर 1, द्विविमीय जालक, 2 डायमेंशनल लैटिस। अब 2 डायमेंशन से आपको मालूम है कि जैसे हम कागज़ के तल में जैसे ऐसे एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, जिसको इन तलों के बीच में हम प्रदर्शित करते हैं, वो 2 डायमेंशन फिगर को बताता है, वो 2 डायमेंशन को बताता है। अब इस तरह का जो हमको आकार प्राप्त होगा, वो 2 डायमेंशनल लैटिस होगा। कागज के तल में बिंदुओं के निरंतर व्यवस्था द्विविमीय जालक 2 डायमेंशनल लैटिस बनाती है। इसमें 4 बिंदुओं को जोड़कर एकक कोष्ठिका प्राप्त की जाती है। कभी कभी इनमें आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें आंतरिक बिंदु को सम्मिलित नहीं किया जाता है, आद्य एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। जबकि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें आंतरिक बिंदु को सम्मिलित, आंतरिक बिंदु भी सम्मिलित होता है, मतलब आंतरिक बिंदु को भी सम्मिलित किया जाता है, वो केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। क्या कहा गया कि जैसे 2 डायमेंशन में
4 बिंदुओं को, 4 मान लीजिए ये कण हैं, जब इन सिर्फ 4 कणों से प्रदर्शित किया जा रहा हो 2 डायमेंशन में, तब इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जब इसके बीच में कोई अन्य सेल भी आ जाता है तो हम इसको केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड, मतलब केंद्र भाग में भी आपका कण होगा तो सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। ये देखिए एक एकक कोशिका यहाँ दिया गया है। द्विविमीय जालक ये 5 प्रकार के होते हैं। द्विविमीय जालक 5 प्रकार के होते हैं। ये जालक, उनकी एकक कोशिका, इसका चित्र ये नीचे दिया गया है। इसको कैसे हम समझते हैं, जैसे देखिए ये पहले फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ देखिए जो कण हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये पूरी इस तरह की व्यवस्था में है। ये बिल्कुल इस तरह से वर्गाकार या आयताकार, इनके कोनों पर ये आपके कण हैं और इस तरह से ये एक लैटिस बना रहे हैं। अब एक स्थिति ये हो सकती है कि ये वर्गाकार हों और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये आयताकार हों, कि लंबाई और चौड़ाई हो तो ये आयताकार हो गए। तो ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। इनके मिलाने वाली रेखा, इसके बीच का कोण ये 90 अंश होगा। तो एक स्थिति ये हुई, दूसरी स्थिति ये हुई। तीसरी ऐसी हो सकती है कि ये एक समांतर चतुर्भुज के रूप में हो या समचतुर्भुज के रूप में हो, इस तरह से। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, 2 स्थितियाँ ये हो गई। तो ये हो गया और ये हो गया। ये जैसे समांतर चतुर्भुज के रूप में हो गया। और जब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होंगे, मतलब कणों की दूरियां जब बराबर होंगी, तो ये क्या हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। ये इसके रूप में हो गया। और तीसरी स्थिति एक ऐसी आई कि जब इसके बीच में भी एक हो, मतलब केंद्रित एकक कोशिका भी बना रही हो। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के द्विविमीय जालक और उनकी एकक कोशिका होती है। ये 2 डायमेंशन हो गया। अब आइए बात करते हैं 3 डायमेंशन की। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, इसके बारे में जानते हैं। 3 डायमेंशन से ही क्लियर है कि अब हम लोग सिर्फ एक प्लेन पेपर पर, एक बोर्ड पर, एक कागज़ पर, कागज़ के तल में, इस पर ही ना होकर के स्पेस में बात करेंगे। मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हुआ, तो इसके कारण इस तल पे ही सिर्फ नहीं, यहाँ बाहर स्पेस में इस तरह से कण की व्यवस्था होगी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे जो क्रिस्टल बनाए जाएंगे उनको हम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण त्रिविमीय दिक् व्यवस्था में एक निरंतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए, जिसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा चित्रित किया जाए, तो प्राप्त व्यवस्था से जो फिगर हमको एक प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में दिक् स्थान, स्पेस में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था दिक् स्थान जालक, स्पेस लैटिस अथवा क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर इन्होंने ही सर्वप्रथम इसका वर्णन किया। इसे व्रेबे जालक, व्रेबे लैटिस इस नाम से भी जाना जाता है। एक त्रिविमीय घनीय
जालक का एक भाग और उसकी एकक कोष्ठिका के बारे में यहाँ दिखाया गया है। आप देखिए कि एक घनाभ के रूप में जैसे कोई क्रिस्टल है और उनके कोनों पर ये देखिए ये घनाभ के रूप में दिया गया है और इनके कोनों पर यहाँ देखिए ये क्रिस्टल के कण हैं। तो 4 कण ये हो गए और इसका यहाँ देखिए इसके इस शीर्ष पर 4 शीर्ष ये है नीचे और 4 ऊपर हैं, 8। तो इस तरह से 8 कण मिल कर के इसको बना रहे हैं। और इसकी जो कुल कितने तरह के त्रिविमीय जालक हो सकते हैं, त्रिविमीय जालक ये 14 त्रिविमीय जालक हो सकते हैं। जैसे अभी आप 2 डायमेंशन में पढ़े कि 2 डायमेंशन में 5 प्रकार के हैं, उसी तरह से इसमें कितने प्रकार के हैं, 14 प्रकार के हैं। अभी आगे हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। जो ये क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस का अभिलक्षण क्या गुण होता है इसके बारे में जानते हैं। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टल लैटिस पहला है, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु, एक अणु, परमाणु का समूह अथवा एक आयन हो सकता है। जिससे ये निर्मित होता है, जिससे क्रिस्टल जालक आपका बना है, वह कण अवयवी कण कहलाता है। आप जानते हैं वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है या आयन हो सकता है। जालक के प्रत्येक बिंदु, जालक बिंदु लैटिस पॉइंट अथवा जालक स्थान लैटिस साइट कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक को एक ज्योमेट्री व्यवस्था में की जा सकती है। तो एक हमको ज्यामितीय आकृति प्राप्त होता है, यही ज्यामितीय आकृति ही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब इसमें जानते हैं सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने शुरू किया था क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के बारे में हम लोग पूरा जान लिए कि क्रिस्टल जालक 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हुआ और इसका अभिलक्षण हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारा था यूनिट सेल। अब उस क्रिस्टल जालक का एक पार्ट, उसका एक भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक का वह लघुतम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति, रिपीट करके एक पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहलाती है। एकक कोष्ठिका निम्न पैरामीटर द्वारा अभिलक्षणित होती है। ये पैरामीटर ही एकक कोष्ठिका का आमाप, साइज और आकृति, शेप, इसका निर्धारण करते हैं। ये क्या हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए पैरामीटर्स मतलब जिनके द्वारा इसको निरूपित करना है, उसमें किस में परिवर्तन करने पर ये अपने आकार प्रकार को, साइज़ को, आमाप को ये बदल सकते हैं, उनके बारे में है। पहला है उसके तीनों किनारों, एजेस, ABC की विमाओं, लंबाइयों द्वारा। ये किनारे परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हम एक घन या घनाभ को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ लीजिए यूनिट सेल को ये प्रदर्शित कर रही है। अब इस यूनिट सेल में क्या हुआ, इसकी जैसे मान लीजिए कि ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, या चौड़ाई इसको आप ले लीजिए, इसको तो ऊंचाई ले लीजिए, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, इन्हीं को A, B और C, ये इसके एजेस हुए। एजेस माने किनारे, किनारे इनको A, B, C से प्रदर्शित किया जाए। किसी को A, B, C आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें
ये निश्चित नहीं है कि इसी को ही हमें ए मानना है, मतलब एक नाम दे दिया जा रहा है जिससे इसको सीखा जा सके। तो ए बी सी से इसको प्रदर्शित कर दिया गया। देखिए यहाँ भी प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ 3 डायमेंशन हुए, एक एक्स एक्सिस के फॉर्म में, एक वाई एक्सिस के फॉर्म में और एक ये जेड एक्सिस के फॉर्म में। तो ये आपको ए बी और सी से प्रदर्शित किए गए। अब दूसरा, इनके बीच का कोण, ये देखिए जैसे ये हमने कहा ना कि ऐसे आप जान लीजिए कि ये ए से मान लीजिए प्रदर्शित किए हम, इसको बी से प्रदर्शित किए और इसको सी से प्रदर्शित किया, हमने एक भाग लिया। दूसरा पॉइंट आप देखिए, किनारों कोरों के मध्य कोण, बी सी के मध्य जो कोण है उसको अल्फा से। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे ए लिया गया है तो ए के सामने का कोण ही ये अल्फा होगा, मतलब अल्फा जो होगा वो बी और सी के बीच का कोण होगा। ऐसे ही बी के सामने का कोण मतलब सी और ए के बीच का कोण, सी और ए के बीच का कोण ये बीटा होगा। ऐसे ही सी के सामने का कोण मतलब ए और बी के बीच का कोण ये आपका गामा हो गया। तो अब आप देखिए आपको क्या मिला, एजेस किनारे ए बी सी, इससे आपने प्रदर्शित किया, और बी सी के बीच का कोण अल्फ़ा, ऐसे ही सी ए के बीच का कोण बीटा और ए बी के बीच का कोण गामा। ये आपको 6 पैरामीटर मिले। कितने? 6। इन्हीं के द्वारा हम इसको व्यक्त करेंगे। अब आइए देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार एकक कोष्ठिका 6 पैरामीटर, 3 अक्षीय लंबाई एक्सियल लेंथ ए बी सी और 3 अक्षीय कोण एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा द्वारा अभिलक्षणित होते हैं। अब इनसे एक एक जो आकार बन रहा है, अब इन आकार पे हम चर्चा करते हैं। ये 6 पैरामीटर आपके हो गए और एक एक आकार अब बनेगा, उन पे हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। 2 तरह के हम जान रहे हैं, एक आद्य जो किनारे किनारे ही सिर्फ रहेंगे मतलब कोनों पर, और दूसरा केंद्रित, कोनों के अलावा बीच में भी होगा। तो सबसे पहले हम एक सरल अथवा आद्य एकक कोष्ठिका सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिकाएं जिनमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोष्ठिकाएं सिंपल यूनिट सेल अथवा आद्य एकक कोष्ठिका प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल सा कि किनारे किनारे अगर हैं, जैसे यहाँ आपको एक आद्य एकक कोष्ठिका दी गई है, यहाँ देखिए सिर्फ किनारों किनारों पर ही जो कण हैं अवयवी कण वो उपस्थित होंगे, तब इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका। और ये कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं, इनके फिगर को थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए एक एक फिगर पे ध्यान देते हैं। देखिए 3 ये आपको दिए गए हैं। ये पहली स्थिति। पहली स्थिति में आप देखिए ए बी और सी ये तीनों बराबर है, मतलब एक घन के रूप में हुआ, और अल्फ़ा बीटा गामा ये सब 90 अंश हुआ, तो इस तरह का आकार बनेगा। इसको घनीय रूप कहा जाता है। दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष इसका आकार ये है, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा गामा तो ये तीनों बराबर हैं, लेकिन ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है।
अभी एक चार्ट से भी हम इसको व्यक्त करा देंगे। और तीसरा है विषम लंबाक्ष। इसमें ए बी सी ये तीनों बराबर नहीं होंगे और अल्फ़ा बीटा गामा ये प्रत्येक 90 अंश होगा। तो इन तीनों में ये जो तीनों आपको लाइन मिल रही है, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों तो 90 अंश हैं। यहाँ आपका क्या हुआ, ए बी और सी तीनों बराबर, इसमें ए और बी बराबर लेकिन सी बराबर नहीं, और इसमें न तो ए बी के बराबर है और ना ही ये सी के बराबर है। तो ये एक कंडीशन हुआ। अब देखते हैं, अब दूसरे में दूसरी जो स्थिति हम बता रहे हैं उसमें ए बी को भी डिस्टर्ब किया गया है। जैसे यहाँ षटकोणीय है, तो इसमें आप देखिए ए बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, और अल्फ़ा और बीटा ये बराबर है 90 अंश और गामा ये 120 अंश है। ये ऐसी स्थिति। त्रिसमन्वताक्ष, इसमें आपका ए बी के बराबर है, सी ए के बराबर है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये अलग अलग कोणों पर हो सकते हैं। तो दो आकार आपका ये हुआ। फिर दो आकार आपके ये कौन से हुए, ये देखिए एक नताक्ष। इसमें आपके क्या हैं, ए बी सी ये आपके भिन्न भिन्न हैं। अल्फ़ा आपका 90 अंश, बीटा आपका 90 अंश, गामा आपका 90 अंश, और बीटा आपका कोई कोण बना रहा हो। और त्रिनताक्ष का मतलब कि इसमें ए बी सी ये तीनों बराबर नहीं हैं और अल्फ़ा बीटा गामा ये भी अलग अलग हैं, कोई इसमें 90 अंश भी नहीं है। तो ये त्रिनताक्ष। तो चार आपके ये हुए और तीन जिसमें ए बी सी सब तीनों बराबर थे। तो इस तरह से क्रिस्टलों में 7 प्रकार की आद्य कोष्ठिकाएँ ये हुई। अब सेंटर पर भी अगर एक कर दिया जाए तो हम उसको कहेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा वाला जो भाग है क्या कहलाता है, ये केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ, सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी एकक कोष्ठिकाएँ जिसमें एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर भी उपस्थित हों। मतलब जो कोने थे उसके अलावा बीच के किसी भाग में कहीं भी स्थित हों तो उसको हम कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ, सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ ये 3 प्रकार की होती हैं। अब इनके भाग के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी हो सकते हैं। पहला तो है आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से क्लियर है कि वह एकक कोष्ठिका जिसके कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण उनके अंतः केंद्र में स्थित होता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। मतलब उनके फेस पर ना हो, उनके फेसों के बीच में हो तो वो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगी। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी हो, वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। मतलब बीच में ना होकर के फलक पर उपस्थित हो। और तीसरा देखते हैं आपका है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर स्थित अवयवी कणों के साथ साथ एक एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्रों में स्थित हों तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये 3 तरह के हैं, ये तीनों यहाँ से फिगर के द्वारा भी हम जान लें। देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ, केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ 3 तरह की हुई। पहला हुआ आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका ये देखिए, ये आपके चारों कोनों नीचे और चारों कोनों ऊपर
8 कोनों पर ये आपके हो गए, और जो बीच का स्पेस है वहाँ ये आपका कण उपस्थित है, तो यह अंतःकेंद्रित हो गया। अब दूसरा ये कहा गया कि फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो फेस, जैसे ये वाला पार्ट इसका फेस हो गया, ऐसे इसका ये फेस हो गया, ऐसे देखिए आपके साइड वाला ये वाला और इसके पीछे के साइड वाला ये वाला, और फिर इसके नीचे वाला, मतलब फलक, जिसको आप फेस कहते हैं। कुल आपके कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। तो इस फेस पर भी कण उपस्थित हो, मतलब 8 कण ये हो गए, और 8 के अलावा इनके फेस पर यहाँ कहीं उपस्थित हो, ये देखिए दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है, यहाँ उपस्थित हो सकता है, और जो पीछे दिख रहा है और जो आगे दिख रहा है ये वाला यहाँ उपस्थित हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं फलक केंद्र। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पर ही उपस्थित हो, लेकिन इतने जगह हो सकते हैं। इसमें जिस तरह का कण होगा उस तरह का वो आकार देगा, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और ये देखिए तीसरा जो टाइप है, ये अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका का मतलब फलक चारों कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, ये देखिए चारों कोनों पर है, फलक पर रहेगा लेकिन विपरीत फलकों पर रहेगा। जैसे ऊपर हुआ नीचे हुआ, या पीछे हुआ फिर सामने का हुआ, या राइट साइड में हुआ और फिर लेफ्ट साइड का हुआ, तो इस तरह से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी को ये पूरा एक चार्ट द्वारा भी व्यक्त किया जा रहा है, और इसका उदाहरण भी आपको दिया जा रहा है। देखिए अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया क्रिस्टलों के 7 तरह की अर्ध एकक कोशिकाएं, अभी आपने फिगर देखा, उस फिगर में आप देखिए क्रिस्टलीय तंत्र और ABC, ये अक्षीय या कोरों की लंबाई, घनीय कोण, और उनके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। अब जो घनीय है उसमें हमने बताया ना कि ABC बराबर अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों 90 अंश के बराबर, और इसका एग्जाम्पल आप जान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेड, कॉपर, द्विसमलंबाक्ष में आपका B और C ये बराबर नहीं था, ये तो तीनों में ही बराबर रहने हैं। तो ये इसके लिए उदाहरण है आपका श्वेत टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, और विषम लंबाक्ष, इसमें ये तीनों बराबर नहीं रहेंगे। इसका उदाहरण है आपका विषम लंबाक्ष गंधक, KNO3 और BaSO4। तो 3 तो ये हो गए। अब 3 ये देखा जाए, षटकोणीय में आपके अल्फ़ा बीटा 90 अंश होंगे, गामा 120 अंश होगा। इसमें A और B बराबर होगा लेकिन C के बराबर नहीं होगा। इसका उदाहरण है आपका ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। त्रिय समतनाक्ष या त्रिकोणी भी इसको कहते हैं। इसमें ABC आपका बराबर है, लेकिन AB ये 90 अंश होगा, अल्फ़ा बीटा ये बराबर होगा, लेकिन गामा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिनबार, जिसको HgS के रूप में जाना जाएगा, ये इसका उदाहरण है। एक नताक्ष, इसमें ABC तीनों बराबर नहीं होंगे, अल्फ़ा गामा 90 अंश के बराबर होगा, बीटा 120 अंश के बराबर नहीं होगा। तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल 10H2O, Na2SO4 10H2O इसका उदाहरण है। त्रिनताक्ष, इसमें ना तो ABC बराबर होंगे और ना ही अल्फ़ा बीटा गामा ये आपस में बराबर होंगे, 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। इसका उदाहरण है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल 5H2O भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, H3BO3, ये आपके उदाहरण हो गए। और देखिए जो क्रिस्टलीय तंत्र हैं, इस क्रिस्टलीय तंत्र में किस तरह की कोशिका पाई गई ये भी जान लीजिए।
जैसे घनीय जो हुआ उसमें आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित ये तीनों होगा। द्विव समलंबाक्ष इसमें आद्य होगा। पहले तो ये जान लीजिए कि सब में आद्य कोष्ठिका हो सकती है। घनीय में तीनों है और द्विव समलंबाक्ष इसमें आपका आद्य है और अंतः केंद्रित है, फलक केंद्रित नहीं है। विषम लंबाक्ष इसमें भी आपका आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित और अंत केंद्रित, ये आपका है तीनों। षट कोणीय इसमें केवल आद्य, त्रिसमतनाक्ष या त्रिकोणीय इसमें केवल आद्य, एक तनाक्ष इसमें केवल आद्य या अंतः केंद्रित और त्रिणताक्ष इसमें भी केवल आद्य। तो जो हमारे एकक कोष्ठिकाएं हैं वो इस तरह की हो सकती हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि 14 प्रकार के वैब्रो जालक की एकक कोष्ठिकाएं हमको मिलती हैं। अब आइए देखते हैं ये 14 प्रकार के वैब्रो जालक की एकक कोष्ठिकाएं किस प्रकार से हैं, इसके बारे में भी जान लिया जाए। जैसे 3 घनीय जालक, सभी भुजाएं समान एवं सभी फलकों के बीच का कोण 90 अंश। जैसे उसी को पूरा डिटेल करके बताया जा रहा है, एक 1 बाई 1 करके। अब यहाँ फिगर सहित ये पूरा आपको बताया जा रहा है। देखिए आद्य सरल कोष्ठिका, अब बीच में भी आ गया तो अंतः केंद्रित हो गया और फलकों पर हो गया तो ये फलक केंद्रित हो गया। तो 3 तरह के ये हो गए आपके घनीय में। अब फिर देखिए द्विव समलंबाक्ष जालक, लंबाई में एक भुजा अन्य 2 भुजाओं से भिन्न और सभी फलकों के मध्य कोण 90 अंश। ये अभी चार्ट में आपने देखा है, यहाँ फिगर सहित हमको जानना है। इसमें आद्य सब में रहने हैं और यहाँ अंतः केंद्रित होगा, फलक केंद्रित नहीं होगा। और ये देखिए ये है आपका 4 विषम लंबाक्ष जालक, भुजाएं भी असमान और सभी फलकों के मध्य के जो कोण है वो 90 अंश। कोण तो सबके 90 अंश रहेंगे, लेकिन यहाँ ABC ये तीनों बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसमें 4 एकक कोष्ठिका आपकी हो सकती है। आद्य हो गई, अंत केंद्रित हो गया, अंत केंद्रित मतलब इसके विपरीत फेसों पर, ये देखिए ये एक एक केंद्र पर अवयवी कण है। अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित का मतलब कि बीच में है, और फलक केंद्रित मतलब इनके फेसों पर है। ये देखिए जो एक एक फेस है, यहाँ 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 पीछे का और आगे का। तो ये इसमें 4 तरह के हो गए। तो आपके कितने हो गए, ऊपर ये 3, फिर 2 5 और 5 4 9, और फिर ये देखिए 2 एक नताक्ष जालक, असमान भुजाएं, 2 फलक के मध्य का कोण ये 90 अंश से भिन्न। इसमें आद्य और अंतः केंद्रित, तो आद्य और अंतः केंद्रित नहीं, अंत केंद्रित। अंत केंद्रित मतलब कि विपरीत फेसों पर ही रहेगा। तो 2 आपके ये हो गए। तो इस तरह से आप देखिए कि तीन और बचे आपके षटकोणीय जालक, इसमें भुजा की लंबाई अन्य 2 से भिन्न और 2 फलकों पर जो चिन्हित कोण है वो 60 अंश है। और त्रिय समतनाक्ष, इसमें जालक सभी भुजाएं समान लंबाई की और फलकों के बीच का कोण ये 90 अंश। और त्रिय समतनाक्ष जालक ये असमान भुजाएं ABC और ABC की असमान कोण, जिसमें कोई भी कोण ये 90 अंश नहीं होगा। तो इस तरह से 3 2 5 5 और 4 9 2 11 और 11 और 3 ये 14। तो कुल 14 तरह के ये आपको वेब्रो जालक की एकक कोष्ठिकाएं मिलेंगी। अब देखिए एकक कोष्ठिका की अवयवी कणों की संरचना। एकक कोष्ठिका की अवयवी कणों की संरचना नंबर ऑफ
constituents particles in a unit cell। एकक कोशिकाओं को रेखाओं द्वारा जुड़े बिंदुओं गोलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रदर्शन में बिंदु अवयवी कणों, परमाणुओं, आयनों अथवा अणुओं को प्रदर्शित करते हैं, जबकि रेखाएं क्रिस्टल की सममिति को प्रदर्शित करती हैं। ये रचनाएं विवृत संरचना अथवा खुली संरचना ओपन स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। जो आपको बताया गया अभी पीछे की संरचनाओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी बताई गई है। बस क्या हो सकता है कि एक चीज़ यहाँ और बताई गई कि ये खुली संरचनाओं में भी हो सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर में, और ये विवृत श्रृंखला के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ एक कोशिका की खुली संरचना दिखाई गई है, एक सरल, ये फलक केंद्रित, ये अंत केंद्रित। इसके बारे में आप पीछे बहुत क्लियर जान चुके हैं, तो थोड़ा सा आगे जानते हैं। वास्तव में अवयवी कण क्रिस्टल जालक का कहीं अधिक खुली संरचना द्वारा प्रदर्शन की तुलना में स्थान घेरते हैं और किसी न किसी प्रकार के बल द्वारा बंधे रहते हैं। ऐसे में उपस्थित अवयवी कणों और अधिक व्यवस्थित, अधिक वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए हम जिन संरचनाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें स्पेस फिलिंग संरचनाएं कहते हैं, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एक एकक कोशिका का स्ट्रक्चर आपने देखा कि मतलब ये हुआ कि कणों को कोनों पर प्रदर्शित किया गया और उन कणों को मिलाने वाली रेखा ये उसकी सममिति को प्रदर्शित करती है। तो एक संरचना ये था, और एक संरचना को हम स्पेस फिलिंग संरचना कहते हैं। स्पेस फिलिंग संरचना में क्या है, वास्तव में जो अवयवी कण है, यह जालक जो आपका है उससे अधिक स्थान घेरते हैं और किसी न किसी प्रकार के बल द्वारा बंधे रहते हैं। ऐसे उपस्थित कणों की और अधिक वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए हम जिस संरचना का प्रयोग करते हैं उसको स्पेस फिलिंग कहते हैं। आइए स्पेस फिलिंग की संरचना देखते हैं। ये देखिए, अब स्पेस फिलिंग में क्या है कि यहाँ हम किसी रेखा से नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे चार कोने में हमारे कण रहते थे, तो चार कोने में ये आपके चारों कण हो गए और इसी से जस्ट सटा हुआ, ये आपस में सटे हुए हैं। अब रेखा से हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ कि चारों कणों को चार गोला द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से ये 90 अंश, अगर देखा जाए तो ये इस तरह से 90 अंश का कोण भी बनाएंगे। अच्छा, और जस्ट इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला, तो आपके चार कण आगे और चार कण ये आपके पीछे, तो इस तरह से 8 कणों से इस तरह की जो एक सरल संरचना बन रही है, ये एकक कोशिका की स्पेस फिलिंग संरचना है। तो ये सरल हो गया। और ये फलक केंद्रित, अब फलक केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि 8 तो ये हुए ही, और इसके साथ इनके फलकों पर, इनके फेसों पर, जैसे आपके ये फेस, फिर ये फेस, फिर इधर के 2 फेस और एक पीछे का और एक इधर का, तो 6 फेस ये हो गए। इन 6 फेसों पर 6 और कण, तो ये फलक केंद्रित होगा। और अंत केंद्रित मतलब विपरीत फलकों पर। तो इस तरह से ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम एकक कोशिका की स्पेस फिलिंग संरचना कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस संरचना में जो गोले हैं उनकी जो संख्या होती है, इनको हम क्या कह सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल तंत्र के लिए किसी विशेष गोले, जिसको हम अवयवी कण कहते हैं, को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या उस उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है।
मतलब जितने गोले उसमें भाग ले रहे हैं, जितने अवयवी कण भाग ले रहे हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलों के लिए किसी विशेष आयन को घेरने वाले विपरीत आवेश आयन की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल ये जाना जाए। एकक कोशिका पर उपस्थित एक परमाणु जालक में उपस्थित 8 एकक कोशिकाओं के साथ बराबर के साझे की स्थिति होता है, अतः कोने पर प्रत्येक परमाणु का किसी एक कोशिका के प्रति 1/8 का योगदान होता है। अभी पीछे आपने देखा कि 4 एक वर्ग के रूप में समझ लीजिए जुड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरे से गोले सटे हुए हैं, और 4 जस्ट इसके पीछे, तो 8 गोले थे। और इस तरह से एक जो जुड़ा हुआ है, इसका सहयोग कितना है? 1/8। ये 1/8 सहयोग है। अब यहाँ ये देख लिया जाए कि दो तरह की हम लोग संरचना यहाँ व्यक्त किए, ए और बी। ए क्या है? एक सरल एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर परमाणु 8 एकक कोशिका के मध्य विभाजित होता है। जो भी परमाणु होगा वो 8 जगह से जुड़ा होगा, इसलिए 1/8। एकक कोशिका से संबंधित परमाणु का वास्तविक भाग, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ दिया जा रहा है। अब ये देखिए, ये ऐसे जान लिया जाए। सेकंड वाला पार्ट, फलक के मध्य स्थित परमाणु उभय फलक वाली 2 एकक कोशिकाओं के बराबर के साझे की स्थिति में होता है, अतः फलक पर स्थित प्रत्येक परमाणु का एकक कोशिका के प्रति योगदान 1/2 होता है। जो फलक पर है, जो फलक पर है वो देखिए इधर से संबंधित हो सकता है, इधर से संबंधित हो सकता है। तो इसका मतलब कि जैसे एक कोशिका की बात करते हैं तो सिर्फ इतना हुआ, तो इसका योगदान सिर्फ इसके साथ हो सकता है फलक केंद्रित होने के कारण। तो योगदान एक का कितना हुआ? 1/2 हुआ। वहाँ 8 से जुड़ा हुआ था तो 1/8 हुआ। यहाँ सिर्फ 2 से जुड़ सकता है तो ये 1/2 हो गया। इसकी स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर को यहाँ प्रदर्शित की गई है। और तीसरी स्थिति देखते हैं अंतः केंद्रित के लिए। ये जो अंतः केंद्रित है, मतलब किसी एकक कोशिका के अंतः केंद्र में स्थित परमाणु का साझा किसी भी अन्य एकक कोशिका द्वारा नहीं होता है, अतः केंद्र में स्थित प्रत्येक कण का एकक कोशिका के प्रति अपना पूरा योगदान रहता है, मतलब योगदान 1 होता है इसका। ये अंतः केंद्र में स्थित परमाणु का एक एकक कोशिका द्वारा सहविभाजित नहीं होता, ये दिखाया गया है, और ये इसका वास्तविक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ऐसे ये देखा जाए, ये चौथा है आपका, किनारे पर स्थित परमाणु 4 एकक कोशिकाओं के साथ बराबर के साझे में स्थित होते हैं, अतः किनारे पर स्थित प्रत्येक परमाणु एकक कोशिका के प्रति इसका योगदान 1/4 होता है। अगर किनारे पर है तो उसका योगदान 1/4 होता है। तो ये आपने जाना कि अगर इस तरह का एकक कोशिका है तो उसका योगदान ये 1/8। सरल एकक कोशिका ये 8 से जुड़ा हुआ है तो इसका योगदान 1/8 अकेले का। ये फलक पर जो स्थित हैं इनका 1/2 हुआ। और इस तरह से यहाँ आपने देखा कि अंतः केंद्र में जो स्थित हैं इनका पूरा योगदान हुआ, और जो किनारे पर स्थित हैं इनका 1/4 हुआ। अब इसी पर आधारित ये थोड़ा सा ये जान लेते हैं। नंबर 1, आद्य घनीय एकक कोशिका, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल।
इस जालक में केवल कोनों पर 8 होते हैं परमाणु, चूंकि कोने पर स्थित परमाणु का योगदान 1/8 मतलब 1 का 1/8, अतः एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या ये 1 होगी। एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या हम कैसे जानेंगे? 1/1/8 ये हो गया। दूसरा देखते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिट यूनिट सेल। इस जालक में कोनों पर 8 परमाणु, अंतः केंद्र में 1 परमाणु होता है। तो कोनों पर 8 परमाणुओं का योगदान 1/8 × 8 1 हो गया। अंतः केंद्रित का पूरा योगदान 1 हो गया। अतः अंतः एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ये 2 होती है। और फलक केंद्रित का भी देख लिया जाए। ये देखिए, तीसरा है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में इसमें 8 परमाणु उनके कोनों पर और 6 परमाणु इनको फलकों पर होता है, प्रत्येक फलक पर 1। तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1, फलकों पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान 1/2 × 6 मतलब 3। अतः एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का कुल योगदान कितना हो गया? 3 और 1 ये हो गया आपका 4। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं कणों के अनुपात से उन कणों से बने यौगिक सूत्र को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ए परमाणु और एक बी परमाणु, दोनों का अनुपात 1:2 है। तो अगर परमाणुओं का अनुपात 1:2 है तो यौगिक का सूत्र AB2 होगा। इसको थोड़ा सा एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए एक उदाहरण ये है, एक FCC जालक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये AB परमाणुओं से बना हुआ है। यदि परमाणु A घन के कोनों पर तथा B परमाणु के फलक पर उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, घन के 8 कोनों पर A परमाणु का योगदान 1/8 × 8 1 परमाणु, और फलक पर है तो B परमाणु पर फलक का योगदान A 1/2 होता है और 6 फलक होते हैं तो 3 परमाणु ये हो गया। तो इस तरह से A का योगदान 1 परमाणु, B का जो है 3 परमाणु, तो यौगिक का सूत्र क्या हो गया? AB3। ऐसे ही ये देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में है CaF2। क्रिस्टल में कैल्शियम आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोष्ठिका में फ्लोरीन आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो CaF2 में देखिए एकक कोष्ठिका में व्यवस्थित है, तो एकक कोष्ठिका में कैल्शियम की संख्या कितनी होगी? कैल्शियम आयनों की संख्या 8 × 1/8 और धन 6 × 1/2। फेस सेंटर्ड है तो 6 × 1/2, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 3 हो गया। कितना हो गया आपका? 4। अतः प्रति एकक कोष्ठिका में आयनों की संख्या, तो भाई एक ही कोष्ठिका में 2 आयन हैं, ये आपके कैल्शियम भी हैं, फ्लोरीन भी हैं। आपका कितना हो गया? 4 × 2 8 हो गए। तीसरा ये देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोष्ठिका में क्लोरीन आयन के संख्या की गणना कीजिए। तो क्लोरीन आयन की संख्या एकक कोष्ठिका में है तो 8 × 1/8 ये कोनों पर और 6 × 1/6 ये फलकों पर, फेस सेंटर्ड है। कितने हो गए आपके? 4 हो गए।
तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे हम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं। अब जो आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, इस पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप जान लीजिए। पिछले में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, उसका अभी जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन था उसके अभी हम आपको जवाब भी दे देते हैं। और ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। 12, निम्नलिखित में भेद कीजिए षटकोणीय और एक नताक्ष एकक कोष्ठिका। नंबर 2, फलक केंद्रित तथा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्वेश्चन नंबर 13, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के नंबर 1 कोने और नंबर 2 अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। ये आपके प्रश्न हैं, ये आपको प्रश्न करने हैं। इसकी वीडियो को आप देख करके इसके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए, लिखिए। और जो पिछले वीडियो का आपका प्रश्न है उसके जवाब हम आपको यहाँ दे दे रहे हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न 2 के उत्तर। प्रश्न आपका था, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, जिंक, पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइड, रूबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके जवाब को हम इस तरह से समझा सकते हैं, जैसे आणविक ठोस। आणविक ठोस कौन कौन से हैं आपके? आर्गन है, बेंजीन है, यूरिया है और अमोनिया है। इसमें से देख लीजिए, और इसको हम लोगों ने क्लियर भी कर दिया। आर्गन जो है ये अध्रुवीय है, बेंजीन जो है ये अध्रुवीय है, यूरिया जो है ये ध्रुवीय है, और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जल भी इसका उदाहरण था, जैसे बर्फ़, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और दूसरा आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में आयन होते हैं, जैसे आपके पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड। फिर धात्विक ठोस, इसमें मेटल होते हैं, टिन है आपका और रूबिडियम है। और सहसंयोजक बंध में आपका ग्रेफाइड है और सिलिकॉन कार्बाइड। ये उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7, ये था आपका, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो ये सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस है। 8वां है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो आयनिक ठोस गलित अवस्था में अपने आयनों में स्वतंत्र हो जाते हैं, अतः गलित अवस्था में इन स्वतंत्र आयनों के कारण ही विद्युत चालन होता है, परंतु ठोस अवस्था में ये आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, अतः ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये 9वां और अंतिम प्रश्न है आपका, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं? तो ये आपके धात्विक ठोस हैं। तो इस तरह से आज आपने जाना क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में, और किस तरह से इनके आद्य एकक कोष्ठिकाएँ है ना, केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ, फलक एकक कोष्ठिकाएँ ये निर्मित होते हैं, और इनके उदाहरण आपने जाना।
और पिछला जो आपको प्रश्न दिया गया था इसका उत्तर आपने जाना। आज के प्रश्नों को आज आप लोग करिएगा।